नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली क्लास में हम 50 प्रश्नों को कर चुके हैं और आगे आने वाले प्रश्न आज की क्लास में हम करेंगे। लगभग 50 प्लस प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे भाई आज की क्लास में। जो हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी संपूर्ण हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और अन्य परीक्षाओं में भी जिसमें भी जो है भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए मददगार साबित हो गए। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो प्रश्न नंबर 51 से हम शुरू करेंगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है बाल गंगाधर खरे। आप सभी को पता है 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 7 जून ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में कई बार तिथि पूछी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 53 संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो इसमें ये पूछा हुआ है अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 54। एक राज्य तथा दूसरे राज्य में मध्य, एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य आएगा भाई, के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। इस किसका उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है कि इस बात का जो उल्लेख है कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के जो बीच है मध्य, राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। ये उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 346 में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 55 संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित है। तो 347 में क्या उल्लेखित है? संविधान के किस अनुच्छेद में क्या उल्लेखित है? यहाँ से एक प्रश्न अवश्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको हर एक संविधान के जैसे 345 में क्या कहा गया, 346 में, 344 में, तो इस प्रकार से जो भाषा से संबंधित 353-52 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं तो उनके संबंध में क्या क्या बोला गया है भाषाओं से संबंधित है। तो उस सभी कथनों को, सभी बातों को आपको ध्यान रखना है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो देख लेते हैं इसका हमारा जो संविधान के 347 में उल्लेखित है। तो क्या उल्लेखित है संविधान के 347 में? इसका आंसर हो जाएगा हमारा किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। ये उपबंध वाली बात कही है 347 में। एक एक कीवर्डों को ध्यान रखकर आप ये जो है चीज़ों को, तथ्यों को याद रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 56 उच्चतम न्यायालय, 2 बार आ गए भाई, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस में है, किस अनुच्छेद में है? इसमें ये पूछ लिया गया कि ये जो बात कही है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा 348। इस प्रकार आपने 345, 46, 47, 48 सभी का उल्लेख देख लिया किस में क्या उल्लेख है। तो एक एक को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 57 भाषा संबंधी विधेयों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भाषा संबंधी जो विधियाँ होती है उनको अधिनियमित करने का जो विशेष प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो हमारे किस अनुच्छेद में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 349। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? शिकायतों को दूर करने के लिए ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 350 में।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा संविधान के अनुच्छेद 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इसमें जो उल्लेख बताया गया है वो है उच्च शिक्षा में हिंदी शोध कार्य में प्रोत्साहन। ये 350 क में इसका उल्लेख दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमें जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 50 ख में, 350 ख के अंतर्गत। और क के अंतर्गत आप लोगों ने देख ही लिया कि उच्च शिक्षा में हिंदी शोध कार्यों में प्रोत्साहन को दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 61, संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? 351 में पूछा हुआ है किसका उल्लेख है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में हमें मिलते हैं उपराष्ट्रपति के इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में हमें प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या क्षेत्र के राज्य? तो हमने जो राज्यों को बांटा हुआ था भाषाई क्षेत्र में, तो वो 3 आधारों पर बांटा था, क, ख और ग। तो इन 3 आधारों पर जो है राज्यों को बांटा गया भाषा के क्षेत्र के आधार पर। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, ख के अंतर्गत कौन कौन से और ग के अंतर्गत कौन कौन से, इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं क क्षेत्र का जो राज्य है वो कौन सा माना जाता है? तो निम्नलिखित में से क्या क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली आता है? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64, भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मानी गई है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो केंद्रीय सरकार के लिए जो कर्मचारियों को जो है सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए जो योजना शुरू की गई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद योजना। आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा, एक सेकेंड भाई, उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ख क्षेत्र में है? तो ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? दिल्ली तो हमने देख ही लिया था, क क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। दिल्ली के अलावा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ये सभी राज्य हमारे क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो हमारा राज्य हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा सी, अहमदाबाद। जो है पंजाब, एक सेकेंड भाई, अहमदाबाद हो जाएगा। तो पंजाब ख क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होंगे हमारे पंजाब और गुजरात। उसके बाद है महाराष्ट्र भी ख क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और चंडीगढ़ भी हम ख क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये राज्य हमारे अंडमान निकोबार भी ख क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो पंजाब जो है, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये अहमदाबाद, ये सभी हमारे जो है ख क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। दिल्ली के अंतर्गत जो क क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा दिल्ली। और उसके बाद बात करें हम उत्तर प्रदेश की, यूपी की, फिर है हरियाणा भी क क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, मध्य प्रदेश भी क क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, बिहार, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी क क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो है ग क्षेत्र के अंतर्गत
आए गए हमारे, जैसे बंगला, उड़िया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो द्रविड़ भाषाई क्षेत्र है वे सभी ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उसके बाद देख लेते हैं, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 67। तो देख लेते हैं, अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया है? तो अष्टम अनुसूची अंग्रेजी में अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए जो बिल प्रस्तुत किया है वो किया गया है फ्रैंक एंथनी जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे, ध्यान रखना आपको, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भाषीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया? तो संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया? तो 92वें संशोधन में जो 2003 में हुआ था उसमें संविधान के अंतर्गत 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था। वे 4 भाषाएं कौन सी थी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं इसमें शामिल हैं। उसके बाद जो 71वां संशोधन हुआ था 1992 में, अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को जोड़ा गया? 71वें संशोधन 92वें संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली आप आई होप आप समझ रहे होंगे, और फिर है बोडो, संथाली और डोगरी। इन 4 भाषाओं को संविधान के 92वें संशोधन में जोड़ दिया गया था, जो कि 2003 में हुआ था। और जो 71वां जो संशोधन हुआ उसमें जो है 1992 में, 92वां संशोधन 2003 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 1992 में जो संशोधन हुआ वो 71वां संशोधन था। तो उसके अंतर्गत जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक से आप याद रख सकते हो, नमक से न से हो जाएगा नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे हो जाएगा कोंकणी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आप सभी को पता है वर्तमान में पूछा हुआ है, तो वर्तमान में केवल 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है, जिसमें ब्रज भाषा शामिल नहीं है। कई बार पूछा जाता है क्या 8वीं अनुसूची में ब्रज भाषा है, कौन सी भाषा नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है। और इन 22 भाषाओं के अंतर्गत जो शुरुआत में अगर पूछ लिया जाए, वर्तमान में न दे करके ये पूछ लिया जाए आरंभ में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता था? तो वो केवल 14 भाषाओं का मिलता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिला है। तो एक संशोधन हुआ था 1967 में, तो उसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 में जो संशोधन हुआ था उसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर जो है 2003 में जो संशोधन हुआ उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये यहाँ से जो है हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए याद रखना है कौन सा संशोधन किस सन में हुआ था और कौन कौन सी भाषाओं को उसमें जोड़ दिया गया 8वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो एक मैंने आपको ब्रज बताया था, तो एक और देख लेते हैं। मगही भी जो है बिहारी हिंदी की बोली है मगही, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सिंधी, कोंकणी और मैथिली, ये तीनों के तीनों जो है ये 8वीं अनुसूची में शुरुआत के बाद जोड़ी गई। सिंधी को जो है जो 15वीं भाषा, शुरुआत में 14 भाषाएं थी तो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ दिया गया था सिंधी को। फिर कोंकणी को जो है 1992 में के संशोधन में जोड़ दिया गया था। नमक जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। फिर मैथिली को जो है 2003 के संशोधन में जोड़ दिया गया था, जो कि 92वां संशोधन हुआ था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी, यह कथन किसका है? संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी को माना गया है। ये कथन किस विद्वान का है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा सर आइजक पिटमैन। ये जो कथन है ये सर आइजक पिटमैन का है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 74।
नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई, ये जो कथन है ये किस विद्वान का है? तो नागरी लिपि से बढ़कर मैंने वैज्ञानिक लिपि नहीं पाई, ये कथन है आचार्य विनोबा का। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये किसने कहा है? तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि बताई है देवनागरी को, ये बताया है किन्होंने? सही आंसर हो जाएगा पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। बढ़ते हैं आगे, संसार में यदि कोई सर्वांग अक्षर है तो देवनागरी। अभी हमने पढ़ा था ये कथन, तो ये पिटमैन का कथन है। उसके बाद देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 77। कई बार कथनों से भी संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत, तो हमने जो है कथनों से संबंधित सभी कथनों से संबंधित जो सभी प्रश्नों को यहाँ इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है भाई। और जो हमारे प्रश्न रहते हैं हम जो है उनको भी कर लेंगे। तो देख लेते हैं, समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर में भाषाओं की लिपि के रूप में मान्यता किया जा सकता है। किसने कहा? यह कथन किसका है? तो ये कथन है वी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है 78। नागरी अंकों का विकास हुआ, तो नागरी अंकों का विकास किससे माना जाता है? यानी देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ये आप सभी को पता है, ब्राह्मी लिपि से। बढ़ते हैं आगे, ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने हमें मिलते हैं। कहाँ देखने को मिले हैं देवनागरी लिपि के प्राचीनतम नमूने? 1500 ईस्वी पूर्व अशोक के शिलालेखों में। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 80। देवनागरी का मानकीकरण किसने किया? तो देवनागरी का मानकीकरण जो किया वो केंद्रीय हिंदी निषेधालय भारत सरकार द्वारा नागरी प्रचारणी द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? तो नागरी प्रचारणी द्वारा जो है देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया, लेकिन कब हुआ, किस सन में हुआ, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में। हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको पता है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो हमारे घोष वर्ण होते हैं उनकी जो संख्या होती है, उनकी संख्या होती है 31। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी में कितने अघोष वर्ण हैं? देवनागरी में जो है कितने अघोष वर्ण हमें मिलते हैं? घोष 31 होते हैं, तो अघोष वर्णों की संख्या हमारी होती है 13। बढ़ते हैं आगे, एक सेकेंड भाई। जिस शब्द में अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस शब्द में अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे हम कहते हैं बुद्धाक्षरा, और जिस शब्द में जो है अंतिम ध्वनि जो है स्वर होती है उसे हम कहते हैं मुक्ताक्षरा। ये आ गया हमारा प्रश्न, मुक्ताक्षरा किसे कहते हैं? तो मुक्ताक्षरा होती है जिस शब्द के व्यंजन में जिस शब्द में व्यंजन होते हैं लेकिन स्वर या मात्राओं का प्रयोग नहीं होता, ये हमारा नहीं, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा, नासिक्य व्यंजनों का एक अन्य नाम कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजनों का अन्य नाम जो है वो उसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण हमें मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि पाई, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो किस विद्वान का यह कथन है कि एक सेकेंड में, यह कथन किस विद्वान का है कि भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई? ये जो कथन है ये है हमारा निम्नलिखित में से जेम्स प्रिंस बुलर। इसका हमारा सही आंसर वही हो जाएगा बी, बुलर का है ये कथन, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 89, बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का जो श्रेय है भूदेव मुखोपाध्याय जी को जाता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 90, हमारी देवनागर पत्र का संपादन किसने किया? कौन थे देवनागर पत्र के संपादक? तो निम्नलिखित में से जो है
जस्टिस शारदाचरण मित्र जो है देवनागर पत्र के संपादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष कौन सा होता है? तो एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष है एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति और एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का जो है प्रयोग। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यह ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? आरंभिक प्रयत्न देवनागरी सुधारों का जो आरंभिक प्रयत्न किया गया वो किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है हमारा महादेव गोविंद रानडे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 93। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक के रूप में काका कालेकर ने काम किया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 94। नागरी देव प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य क्या माना जाता है? तो नागरी प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 95। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन वर्ष 1947 में किया। भाई बी आंसर हो जाएगा हमारा 47। उत्तर प्रदेश जो कि नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। देख लेते हैं आगे प्रश्न हमारा आएगा। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 96। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जो है 1967 ईस्वी में 47 ईस्वी में इसका जो है गठन किया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी मानी जाती है? तो ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि माने जाने वाली लिपि कौन सी है? ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा देवनागरी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 98। देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किए हैं? तो देवनागरी ने विराम चिन्ह जो है रोमन लिपियों से ग्रहण किए हैं। बढ़ते हैं आगे। 99 प्रश्न हमारा विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का जो उल्लेख है करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ललित विस्तर। ये हमारा जो है विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ हमें मिलता है। तो ये इसके अंतर्गत हमें जो है भारतीय प्राचीन लिपियों का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 100 प्रश्न नंबर पर आ गए भाई हम। तो निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाई से बाई ओर लिखी जाती है? ये आप सभी को पता है। खरोष्टी लिपि जो है दाई से बाई ओर लिखी जाती है और देवनागरी लिपि हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति निम्नलिखित में से जो है अमराइक लिपि से हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। ब्राह्मी लिपि को किसने डिफाइन किया है? तो ब्राह्मी लिपि का जो डिफाइन करने वाला डिजाइन करने वाला विद्वान रहे हैं वे रहे प्रिंसेप। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 103। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सौरों के हर्ष और दिग्र भेद जैसी वैज्ञानिकता अन्य लिपियों में नहीं मिलती। बिल्कुल सही है। इसके देवनागरी लिपि के अंतर्गत हर्ष और दिग्र दोनों प्रकार के स्वर हमें देखने को मिलते हैं। बड़ी इनमें अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि हर एक जो वर्ण के लिए अलग अलग लिपि चिन्हों को यहाँ पर दर्शाया गया है देवनागरी लिपि में। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें असत्य पूछा हुआ है। और अन्य दो ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। देवनागरी लिपि में सभी भारतीय भाषाओं को व्यक्त करने की क्षमता है। बिल्कुल सही है। और इसमें वही पढ़ा जाता है जो लिखा जाता है। ये बिल्कुल इसकी
महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जो देवनागरी लिपि में जो हम लिखते हैं वो उसी को हम पढ़ते हैं। तो यानी कि जो हमारी संकेत चिन्ह होते हैं वे ध्वनियों के आधार पर होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 खड़ी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 104 तो 12 खड़ी किसे कहते हैं। तो 12 खड़ी आप सभी को पता है किसे कहा जाता है। तो व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना ही हमारा 12 खड़ी होती है। जैसे कै, जैसे की, ये बड़ी की, को, ये इस प्रकार ये है जो हमारे ये 12 खड़ी के रूप में आते हैं। का, उसके बाद ख, इसी प्रकार ख में मात्राएं लगाकर बनाते हैं, ग में मात्राएं लगाकर बनाते हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं, अनुस्वार, विसर्ग को लगाकर जो मिलाकर लिखे जाने वाले जो होते हैं वे हमारे 12 खड़ी कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, य, र, ल, व। कौन कौन से कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। य, र, ल और व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर के रूप में भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि करने की वकालत की है। तो किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का जो गठन है 1945 में किया। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन माने जाते थे। तो नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति जो है राधा कृष्ण दास जी माने जाते थे। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न नंबर हमारे 109। सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा नागरी लिपि सुधार समिति का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 110। भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रखा था। तो रोमन लिपि का जो प्रस्ताव है भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर ये किसने रखा था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि किस कांग्रेस जो नेता ने जो रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, तो वो हमारे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर जो रोमन लिपि का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रखा, वो रखा सुनीति कुमार चटर्जी ने। दो ये प्रश्न अलग अलग है लेकिन समझने में एक जैसे है, तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित में से किसने ए के आधार पर स्वरों का लेखन इस तरह किया। ए के ऊपर मात्रा लगा दी भाई, आ, ए, ओ। तो ये सुझाव किसने दिया था, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने। बढ़ते हैं आगे। सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था। तो जो सावरकर जो बंधुओं की जो 12 खड़ी का जो प्रयोग है वे किस समाचार पत्र में होता था, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हरिजन सेवक के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन माना जाता है। एक लिपि विस्तार परिषद का जो संस्थापक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शारदाचरण मित्र। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 114 नागरी प्रचारणी लिपि का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब हुआ, ये आपको बताना है। तो नागरी लिपि प्रचारणी का प्रकाशन वर्ष 1893 में हुआ। सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है। तो सेवाग्राम लिपि का जो संबंध है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी से माना जाता है। लोकनागरी लिपि निम्नलिखित में से किसकी है। तो लोकनागरी लिपि जो है वो आचार्य विनोबा भावे जी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि
सुधार समिति का गठन कब किया? ये हमने देख ही लिया था शायद, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1947 में। बढ़ते हैं आगे। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? तो खड़ी बोली का जो श्रेय है वो हिंदी के लिए किसे जाता है ये बताना है आपको। तो जॉन गिलक्राइस्ट जी के लिए जो खड़ी बोली शब्द का श्रेय जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? जो अगर उल्लेख की बात आ जाए, खड़ी बोली शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किया, एक सेकंड भाई, लल्लू लाल ने। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 120, हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देशी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विलियम प्राइस ने। मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले विद्वान हुए हैं एंथरिंगटन जी। उसके बाद मानक हिंदी की आधार बोली कौन सी मानी जाती है? तो मानक हिंदी की जो आधार बोली है वो मानी जाती है कोरवी, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली मानक हिंदी की आधार बोली मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगर वो कोरवी ऑप्शन में नहीं होगा तो खड़ी बोली मिलेगा आपको। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123, मानक हिंदी की आधार बोली के पश्चात कु नु ते से आदि रूपों का आदर्श भाषा में स्वीकार किया गया है, अस्वीकृत किया गया है, आशंकिक रूप से स्वीकार किया गया है या काव्य के लिए उपयुक्त माना है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल अस्वीकार किया गया है, अस्वीकृत किया गया है इन रूपों को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, कोरवी में कर्म और संप्रदान कारक के लिए 5 प्रसर्ग को कु नु ने के आदि जो है, जबकि मानक हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? कोरवी में 5 प्रसर्ग कारक माने गए हैं, लेकिन अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो मानक हिंदी के अंतर्गत इनकी संख्या बताई जाती है 2, केवल 2 प्रसंग। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 125, जिसकी उसकी जो सो आदि सर्वनाम है, ये किस प्रकार से के सर्वनाम है? जिसकी उसकी जो सो आदि, ये सभी के सभी संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध बताते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। बताना है हमें। जो देख लेते हैं, तू तुम आप किस प्रकार के सर्वनाम है ये बताना है। कौन क्या कहाँ, यह वह ये, जो सो जिसकी उसकी, ये हमारा संबंध को बताते हैं। तो देख लेते हैं, तू तुम आप, जो हमारा ए हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक। जो तू तुम आप है ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन क्या कहाँ, ये आपको देखने से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये दूसरे नंबर का हमारा प्रश्नवाचक हो जाएंगे। उसके बाद यह वह ये वे कौन हो जाएगा, यह वह ये वे, ये हमारे हो जाएंगे निश्चयवाचक। जो हमारे ये निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिया गया है, तो ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में शामिल होंगे, सी नंबर का। उसके बाद जो है जो सो जिसकी उसकी, ये आपको बताइए, ये संबंध बता रहे हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तू तुम आप ये हमारे पुरुषवाचक, और कौन कहाँ क्या ये हो जाएंगे हमारे प्रश्नवाचक। इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 127, मानक हिंदी में सर्वप्रथम सर्वनाम में कितने भेद है? मानक हिंदी में जो सर्वनाम के भेद बताए गए हैं, वे कितने भेद बताए जाते हैं? वे आप सभी को पता है, सर्वनाम के हमारे 6 भेद माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया? सर्वांगीण मानकीकरण का जो प्रश्न है हिंदी भाषा में, तो मानकीकरण का जो प्रश्न उठाया सबसे पहले वो किन्होंने उठाया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 129, मानक हिंदी में व्यावहारिक आधार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मानक हिंदी में जो व्यावहारिक आधार पर शब्द है, वे हमारे कितने आधार पर होते हैं? वे होते हैं हमारे 5 आधार पर। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। लिंग वचन और कारक को निम्नलिखित में से किसकी कोटियाँ कहा जाता है? तो लिंग वचन कारक को किसकी कोटियाँ कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा विशेषण की कोटियाँ कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, इसका आंसर हमारा हो जाएगा संज्ञा की कोटियाँ कहा जाए। पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है। तो ये लिंग वचन कारक आदि को जो है निम्नलिखित में से संज्ञा की कोटियाँ माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 131। मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मानक हिंदी में जो संज्ञा के भेद होते हैं वे होते हैं हमारे 5। आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 132। हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार कौन माने जाते हैं? हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार छत्रधारी सिंह जी माने जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 133। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हिंदी वर्तनी पर विचार स्वीकृत करने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अंबिकादत्त व्यास जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी रचनाओं में कारक चिन्हों को कैसे लगाया है? तो इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में जो कारक चिन्ह है अलग करके लगाए हैं, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 135। तो 1888 ईस्वी में हिंदी बंगवासी के संपादक ने अपने पत्र में कारक चिन्हों को मिलाकर लिखना उचित ठहराया। तो इसका परख विरोध निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका विरोध निम्नलिखित में से जो है अंबिकादत्त व्यास जी ने किया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 136। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, डॉक्टर हरदेव बहारी, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बैजेंद्र शर्मा। तो इसमें हमारा आंसर आएगा भाई, तो जो हरदेव बहारी जी है वे उसका मिलान होगा हमारा वर्ण विन्यास समस्या से, क्योंकि हरदेव बहारी की जो ग्रंथ है, रच पुस्तक का नाम है, वो वर्ण विन्यास की समस्या पर नामक है। उसके बाद जो है माता प्रसाद गुप्त की जो है वो है हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण, उन्होंने ये लिखा है। तो उसका जो डॉक्टर माता प्रसाद का बी का हो जाएगा हमारा 4 और ए का हो जाएगा हमारा जो है 2। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। धीरेन्द्र वर्मा ने के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, एक सेकंड भाई, धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूपता नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद ब्रजेंद्र शर्मा जी द्वारा जो है हिंदी व्याकरण लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप इनको मिलान कर सकते हो। एक का मिलान होगा 2 से भाई, और माता प्रसाद इसका होगा 4 से, 2 का हो जाएगा 4 से, और जो सी का है 3, इनका हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3 से और डी का हो जाएगा 1 से। इस प्रकार आपको मिलान करते हुए इनको एक बार से फिर लिख लेना, ध्यान रखना है, क्योंकि जो NTA नेट और अर्थात UGC नेट के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे इसी प्रकार मिलान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है शुद्ध हिंदी जिसे हम कहते हैं वो कौन सी होती है? वो हमारी होती है मानक हिंदी, ये आपको पता ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मानक हिंदी को हम शुद्ध, जो हमारी मानक हिंदी होती है उसे ही हम शुद्ध हिंदी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आज की क्लास में लगभग हमने जो है 70 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, 70+ प्रश्नों को। तो इसी प्रकार से जो हर रोज़ हम अपनी हिंदी साहित्य से संबंधित जो तैयारी हमारी चली हुई है अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ UGC नेट की परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हर रोज़ जो है हम हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी को
अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ करते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो वही लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।